नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। जनता कॉलोनी शिवाजी नगर में पिछले माह से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रखंड संयोजक भरत सिंह खींची के सानिध्य में दुर्गा वाहिनी आत्मरक्षा का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें माताओं व बहनों को आत्मरक्षा के गुर जैसे दंड चलाना, योग व व्यायाम सिखाए जा रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य माताओं और बहनों के साथ आए दिन मानसिक तनाव व मोबाइल के दुष्परिणाम से दूर करने के लिए प्रतिदिन 5 से 7 बजे तक 2 घंटे का शिविर चलाया जा रहा है। भरत सिंह खींची के इस कार्य से प्रेरित होकर आशीष सांड, सविता सांड ने शादी की वर्षगांठ के दिन शानदार पहल करते हुए सभी बालिकाओं को दंड, दुपट्टे व देवी देवताओं की तस्वीर उपहार स्वरूप भेंट की। सांड दंपत्ति ने सभी बालिकाओं के अच्छे प्रदर्शन, दंड चलाने, उनके अनुभवों को देखते उनकी प्रशंसा की। आशीष सांड द्वारा प्रत्येक वार्डों में ऐसे शिविर का कार्यक्रम का आयोजन हो जिससे सभी बालिकाएं शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत बने व आज के इस युग को देखते हुए प्रत्येक बालिका अपनी आत्मरक्षा के लिए स्वयं लड़ सके। इसी कार्यक्रम में आशीष सांड, सविता सांड का साफा व दुपट्टे से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद प्रखंड अध्यक्ष धनराज कांवैया, प्रखंड संयोजक भरत सिंह खींची, अरुण जोशी, सुरेंद्र सिंह राजपूत, महेश लोहार, किशन गोपाल गुर्जर, सूरज करण सिंह राठौर, संपत जी लोहार व दुर्गा वाहिनी संयोजिका पूजा साहू, पूर्व पार्षद कृष्णा शर्मा, गंगा माली, कार्यकर्ता योगिता शर्मा राठौर, तमन्ना माली, राधिका, मुमल कवब भाटी, जयती कवब, गुंजन कवा आदि अनेक 50 से अधिक बालिकाएं उपस्थित रही। मसूदा उपखंड क्षेत्र की द्वितीय ग्राम पंचायत के मतदाताओं ने आज रविवार को जिला परिषद के वार्ड संख्या 12 के जिला परिषद सदस्य के होने वाले उपचुनाव का बहिष्कार कर दिए जाने से मतदान केंद्र पर मतदान नहीं हो पाया। मतदान नहीं होने के संबंध में सूचना मिलने पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं मसूदा उपखंड अधिकारी भरत राज गुर्जर व विजयनगर तहसीलदार सुभाष स्वामी ने बरल पहुंचकर मतदाताओं से मतदान करने के लिए समझाइश की। दूसरी ओर ग्राम पंचायत क्षेत्र के ग्राम वासियों एवं मतदान बहिष्कार करने के लिए 4 मई को ज्ञापन देने वाले आमजन का कहना था कि ग्रामीणों द्वारा NH 48 में संजय नगर बरल 2 चौराहे पर अंडरब्रिज की मांग करने व NH परियोजना अधिकारी को मांग के अनुसार सभी पेपर देने के बावजूद भी किसी प्रकार का सर्वे रिपोर्ट आगे नहीं भिजवाने एवं इस अंडरब्रिज की कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण ग्राम वासियों द्वारा परेशान होकर बहिष्कार का निर्णय लिया गया है तथा वे अपने निर्णय पर अडिग है। यहाँ के आम लोगों एवं जनप्रतिनिधियों की माने तो जब तक अंडरब्रिज का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक आगे के भी चुनाव का बहिष्कार जारी रहेगा। अधिकारियों की समझाइश के बावजूद भी मतदाता बहिष्कार के अपने निर्णय पर अडिग रहने के कारण मतदान नहीं हो पाने से मतदान केंद्र पर सन्नाटा छाया रहा। मतदान केंद्र पर मतदान नहीं होने को लेकर अधिकारियों द्वारा की गई समझाइश के बावजूद भी मतदाताओं का अपने निर्णय पर अडिग रहने के कारण मतदान नहीं होने को लेकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखंड अधिकारी के द्वारा जिला प्रशासन को अवगत करा दिया। अजमेर जिला कलेक्टर अंशदीप ने भी अपने बूथ निरीक्षण में कार्यक्रम के दौरान ग्राम बरल में पहुंचकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्थापित 5 मतदान केंद्र का निरीक्षण पर मतदान बहिष्कार के कारण बरल के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभी 5 बूथों पर सन्नाटा पसरा मिला। हरियाणा के नूंह जिले के 14 गांव साइबर क्राइम के नए हॉटस्पॉट के रूप में उभर रहे हैं और वहां के ज्यादातर युवा चोरी के हाई एंड मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर अपराध में लिप्त हो रहे हैं। पुलिस ने ये खुलासा 125 साइबर अपराधियों से पूछताछ के बाद किया है। इन साइबर अपराधियों को 5000 से अधिक पुलिसकर्मियों वाली 102 टीमों ने गिरफ्तार किया था। टीमों के द्वारा 27 अप्रैल को 14 गांवों के 300 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। पुलिस ने पिनंगवा, पुन्हाना, फिरोजपुर, झिरका, नई, अमीनाबाद, तिरवारा, जैमत और बिछोरे इलाकों में चिन्हित 14 गांवों में छापेमारी की थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने पहले खेड़ला, लुहिंगा खुर्द, लुहिंगा कलां, गोकुलपुर, गोधुला, अमीनाबाद, महू, गुललता, जयमत, जाखोपुर, नई, तिरवारा, मामलिका और पापड़ा को साइबर क्राइम हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया था। पुलिस ने कहा कि आरोपियों ने OLX पर वाहन बेचने, KYC डेटा मांगने, कर्ज देने और यहां तक कि जबरन वसूली के नाम पर लोगों को ठगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हैकर्स ने केवल 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की है, जबकि कुछ अनपढ़ भी हैं और उनमें से कुछ के सिर पर इनाम भी है।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि पहले अनपढ़ युवा, जो वाहन चोरी, फोन छीनने, पशु तस्करी और अन्य अपराधों में शामिल थे, वे प्रशिक्षित होने के बाद पिछले 2 वर्षों में साइबर अपराध से जुड़ गए। छापेमारी के दौरान पुलिस ने सबसे अधिक 31 साइबर अपराधी नाई गांव से, 25 लोहिंगा कलां गांव से, 20-20 जैमत और जाखोपुर से, 17-17 खेड़ला और तिरवारा से और 11 अमीनाबाद से गिरफ्तार किया था। संदिग्धों के पास से कुल 66 स्मार्टफोन, 65 फर्जी सिम, 166 आधार कार्ड, 3 लैपटॉप, विभिन्न बैंकों के 128 एटीएम कार्ड, 2 एटीएम स्वाइप मशीन, 1 एईपीएस मशीन, 6 स्कैनर, 5 पैन कार्ड आदि बरामद किए गए थे। पुलिस जांच में पता चला है कि छापे के दौरान पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए अधिकांश युवकों को राजस्थान के भरतपुर जिले के जुरेहेड़ा और घमणी गांवों में प्रशिक्षित किया गया था। पुलिस ने कहा कि हरियाणा राजस्थान सीमा पर स्थित 2 गांव साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र के रूप में उभरे हैं। ये दोनों गांव फर्जी सिम कार्ड और दस्तावेज मुहैया कराते हैं जो बैंक खाते खोलने में मदद करते हैं। सबसे ज्यादा खाते उत्तर प्रदेश और राजस्थान में खोले गए। पुलिस ने खुलासा किया कि आरोपी ज्यादातर नौकरी चाहने वालों, वरिष्ठ नागरिकों और छात्रों को निशाना बनाते थे। उन्होंने कहा कि आरोपी आमतौर पर राजस्थान और हरियाणा के सीमावर्ती इलाकों में अपराध करते थे क्योंकि अपराधियों के मोबाइल स्थानों को ट्रैक करना मुश्किल होता है। नूंह के एसपी वरुण सिंगला ने कहा कि हम विभिन्न कोणों से मामले की जांच कर रहे हैं और साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए आसपास की राज्य पुलिस से भी मदद मांगेंगे। हम मामलों को सुलझाने में मदद के लिए साइबर विशेषज्ञों की मदद ले रहे हैं। 57-604 PM मनोज आहूजा, वरिष्ठ पत्रकार दिनेश शर्मा अधिकारी की कलम से। विजयनगर में लायंस क्लब विजयनगर व नारायणा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जयपुर के द्वारा स्वर्गीय श्री पुष्पा देवी बंट धर्मपत्नी उत्तम चंद जी बंट की स्मृति में आज रविवार 7 मई 2023 रविवार को समय प्रातःकालीन 10:30 से 4 बजे तक स्थान जैन भवन कृष्णा डेयरी के पास निःशुल्क बहुचिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन पीड़ित मानवता की सहायता के उद्देश्य से क्लब द्वारा किया गया, जिसमें नारायणा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जयपुर के डॉक्टर देवेंद्र कुमार श्रीमाल, डॉक्टर वैभव माथुर, डॉक्टर अभिनव गुप्ता, डॉक्टर कमलेश ईनानी सहित आदि कई विशेषज्ञों की टीम द्वारा 457 रोगियों को निःशुल्क परामर्श दिया गया। शिविर का शुभारंभ उत्तमचंद बंट, शिविर प्रभारी विमलचंद बंट, डॉक्टर देवेंद्र श्रीमाल, क्लब अध्यक्ष एडवोकेट नवीन कुमार सोनी, सचिव विमल कोठारी, कोषाध्यक्ष विजय जी छिपा ने मेलविन जोन्स की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर गायत्री मंत्र का उच्चारण कर किया। शिविर में उत्तमचंद बंट सहित संपूर्ण बंट परिवार का साफा पहनाकर, शाल ओढ़ाकर, श्रीफल भेंट कर स्वागत व अभिनंदन भी किया गया। व नारायणा मल्टी हॉस्पिटल जयपुर के विशेषज्ञों व नर्सिंग कर्मियों का भी क्लब द्वारा अभिनंदन किया गया। शिविर में क्लब अध्यक्ष नवीन कुमार सोनी, सचिव विमल कोठारी, कोषाध्यक्ष विजय छिपा, राजकुमार बिंदाल, सुधीर शर्मा, चंद्रशेखर शर्मा, मुकेश पंडवार, रघुवीर टेलर, विजय अरोड़ा, सुधीर गोयल, राजेंद्र धनोपिया, जीएल यादव, महावीर टेलर, अनिल आचार्य, संदेश राठी, डॉक्टर अमित उपाध्याय, शिविर प्रभारी विमल बंट, राजेश तोशनीवाल, डॉक्टर SS अग्रवाल, नरेंद्र सोनी, चिरंजीलाल नावल, राजेश गट्टानी, हेमंत अग्रवाल, महावीर शर्मा, सुरेंद्र असवनानी, एडवोकेट विजय अरोड़ा, क्लब की प्रथम महिला दीपिका सोनी, दीपमाला छिपा, स्नेहा तोशनीवाल, उर्मिला धनोपिया, उमा आचार्य, सरोज ट्रेलर, अंजना गट्टानी, रेखा शर्मा, स्नेहलता पंडवार सहित आदि कई क्लब के पदाधिकारी व सदस्य मौजूद थे। शिविर में मंच संचालन एडवोकेट विजय अरोड़ा ने किया। केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को हिंदी फिल्म द केरला स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। फिल्म का टीजर और ट्रेलर देखने के बाद जस्टिस एन नागरेश और सोफी थॉमस की खंडपीठ ने कहा कि इसमें इस्लाम या मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी नहीं है, लेकिन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया आईसिस के बारे में है। पीठ ने टिप्पणी की, इस्लाम के खिलाफ क्या है? धर्म के खिलाफ कोई आरोप नहीं है, आरोप आईएसआईएस के खिलाफ है। अदालत ने अपने आदेश में कहा, फिल्म के ट्रेलर के माध्यम से हम पाते हैं कि इसमें किसी विशेष समुदाय के लिए कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। किसी भी याचिकाकर्ता ने फिल्म नहीं देखी है। पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि ऐसी कई फिल्में हैं जिनमें हिंदू सन्यासियों को तस्कर या बलात्कारी के रूप में दिखाया गया है, लेकिन इसका कोई प्रतिकूल परिणाम नहीं हुआ है। जस्टिस नागेश ने कहा, ऐसी कई फिल्में हैं जिनमें हिंदू सन्यासियों को तस्कर या बलात्कारी के रूप में दिखाया गया है, कुछ नहीं होता, कोई विरोध नहीं करता। ऐसी कई हिंदी और मलयालम फिल्में हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा, केवल इसलिए कि एक गलत की अनुमति दी गई है, दूसरे को नहीं होना चाहिए। पीठ ने कहा, आप अंतिम समय पर आए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जॉर्ज पूंथटम ने भी कहा कि फिल्म का विषय यह है कि केरल आईएसआईएस का केंद्र है। उन्होंने कहा, विषय यह है कि केरल आईएसआईएस की सभी गतिविधियों का केंद्र है। पीठ ने जवाब दिया, हमें सच्चाई में जाने की जरूरत नहीं है, ये कल्पना है।
केवल इसलिए कि कुछ धार्मिक प्रमुख को खराब रोशनी में दिखाया गया है, फिल्म पर प्रतिबंध लगाने का कोई कारण नहीं है। ये लंबे समय से हिंदी और मलयालम फिल्मों में हो रहा है। एडवोकेट कलेश्वरम राज ने बताया कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) के जवाबी हलफनामे में खुद कहा गया है कि फिल्म का ट्रेलर और टीजर उसके द्वारा प्रमाणन के अधीन नहीं थे। इसलिए उन्होंने जोर देकर कहा कि अदालत को पूरी फिल्म देखनी चाहिए और फिर फैसला लेना चाहिए। राज ने कहा, योर लॉर्डशिप फिल्म देखने और निर्णय लेने में पूरी तरह से न्यायसंगत होगा। फिल्म के निर्माता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रवि कदम ने कहा कि एक डिस्क्लेमर डाला गया है। उन्होंने कहा, हमने एक डिस्क्लेमर रखा है और हमने कहा है कि यह एक काल्पनिक काम है जो सच्ची कहानियों से प्रेरित है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक बार डिस्क्लेमर आ जाए और फिल्म प्रमाणित हो जाए, इसे रिलीज किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म के ट्रेलर को CBFC प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके अलावा यह नोट किया गया कि CBFC ने फिल्म की जांच की है और इसे सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त पाया है। पृष्ठभूमि: द केरल स्टोरी केरल की महिलाओं के एक समूह के बारे में एक हिंदी फिल्म है जो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (ISIS) में शामिल हो जाती है। फिल्म आज रिलीज होने वाली है। कोर्ट फिल्म द केरला स्टोरी की रिलीज को चुनौती देने वाली 6 याचिकाओं पर विचार कर रहा था। याचिकाओं में दावा किया गया है कि केरल में महिलाओं के ISIS में शामिल होने के बारे में बनी फिल्म तथ्यों पर आधारित नहीं है और इससे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा होगी। 2 मई को कोर्ट ने कहा था कि द केरला स्टोरी जैसी फिल्मों के खिलाफ याचिकाएं ऐसी फिल्मों को अनावश्यक पब्लिसिटी देंगी। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म के खिलाफ देश की विभिन्न अदालतों में कई याचिकाएं दायर की गईं। मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक जनहित याचिका PIL को खारिज कर दिया जिसमें फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी कि केरल उच्च न्यायालय पहले से ही इसी तरह की चुनौती पर सुनवाई कर रहा है और याचिकाकर्ता ने आखिरी घंटे में अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म की रिलीज में हस्तक्षेप करने या केरल उच्च न्यायालय के समक्ष मामले की तत्काल लिस्टिंग के लिए कोई आदेश पारित करने से भी इनकार कर दिया। अपनी रिलीज इस शुक्रवार को निर्धारित से पहले ही फिल्म ने कई तिमाहियों से आलोचना को आमंत्रित किया था। केरल में सत्तारूढ़ CPIM और विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि यह एक नकली कथा और दक्षिणपंथी संगठनों के एजेंडे को बढ़ावा देने वाली एक प्रचार फिल्म है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जो एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने पर संसद या राज्य विधानसभा से विधायक की स्वतः अयोग्यता को खत्म कर देती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा और JB पारदीवाला की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से प्रावधान से प्रभावित नहीं है और अदालत चुनौती पर विचार नहीं करेगी। पीठ ने टिप्पणी की, आप कैसे प्रभावित हैं? जब आप सजा के कारण अयोग्य ठहराए जाते हैं तो यहाँ आएं। अभी नहीं, या तो वापस लें या हम इसे खारिज कर देंगे। हम केवल पीड़ित व्यक्ति को सुनेंगे। इसके बाद याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका वापस लेने का फैसला किया। याचिका इस तथ्य में महत्वपूर्ण है कि यह ऐसे समय में दायर की गई थी जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत के फैसले के बाद लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जिसमें उन्हें आपराधिक मानहानि का दोषी ठहराया गया था और उन्हें 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। PhD स्कॉलर और सामाजिक कार्यकर्ता आभा मुरलीधरन की याचिका में कहा गया है कि धारा 8(3) संविधान के अधिकारातीत है चूंकि यह संसद के एक निर्वाचित सदस्य, सांसद या विधानसभा के सदस्य, विधायक के मुक्त भाषण पर अंकुश लगाता है और कानून निर्माताओं को उनके संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा उनके कर्तव्यों का स्वतंत्र रूप से निर्वहन करने से रोकता है। 1951 के अधिनियम की धारा 8(3) इस प्रकार है: 3 किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया व्यक्ति और 2 साल से कम की कैद की सजा, उपधारा 1 या उपधारा 2 में निर्दिष्ट किसी भी अपराध के अलावा ऐसी सजा की तारीख से अयोग्य होगा और अपनी रिहाई के बाद से 6 साल की एक और अवधि के लिए अयोग्य बना रहेगा। अधिवक्ता दीपक प्रकाश के माध्यम से दायर याचिका और अधिवक्ता श्रीराम परकर द्वारा तैयार की गई याचिका में कहा गया है कि धारा 8(3)(1)(9)(5)(1) की धारा 8, धारा 8A, 9, 9A, 10 और 10A और 11 की उपधारा 1 के विपरीत है। याचिकाकर्ता ने कहा कि 1951 के अधिनियम के अध्याय 3 के तहत अयोग्यता पर विचार करते समय प्रकृति, गंभीरता, भूमिका, नैतिक अधमता और अभियुक्त की भूमिका जैसे कारकों की जांच की जानी चाहिए। याचिका में कहा गया है कि 1951 के अधिनियम की धारा 8 के उपखंड 1 में स्पष्ट रूप से अपराधों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सांसदों की अयोग्यता के लिए अपराधों को वर्गीकृत किया गया है। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि 1951 के उक्त अधिनियम को निर्धारित करते समय विधायिका का इरादा निर्वाचित सदस्यों को अयोग्य ठहराना था, जो एक गंभीर जघन्य अपराध करने पर अदालतों द्वारा दोषी ठहराया जाता है और इसलिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
मुरलीधरन ने आगे तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट के लिली थॉमस के फैसले, जिसने अधिनियम की धारा 8(4) को रद्द कर दिया था, का दुरुपयोग किया जा रहा है। धारा 8(4) ने सजायाफ्ता विधायकों को सजा के खिलाफ अपील करने के लिए 3 महीने का समय प्रदान किया, जिससे तत्काल अयोग्यता को रोक दिया गया। कस्बे में रविवार को वर्ष 2023 की द्वितीय लोक अदालत की प्री काउंसिलिंग का आयोजन पंचायत समिति भिनाई के सभागार में प्रधान संपतराज लोढ़ा अध्यक्षता एवं सहायक विकास अधिकारी अजीत कावड़िया के मुख्य आतिथ्य में आयोजित की गई, जिसमें लोक अदालत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रधान संपतराज लोढ़ा ने बताया कि पीड़ित पक्षकारों के लिए लोक अदालत घर बैठे गंगा के समान है, जिसमें पक्षकारान अपने मुकदमों का निपटारा आपसी राजीनामा से कर सकते, जिससे उनका आपस में प्रेम व भाईचारा बना रहता है। लोक अदालत के माध्यम से निपटाए गए मुकदमे सदा के लिए खत्म हो जाते हैं। इसके निर्णय की कोई अपील नहीं होती है। कार्यक्रम में प्रधान पुत्र संजय लोढ़ा, प्री काउंसिलिंग के सदस्य एडवोकेट शिव कुमार जोशी, एडवोकेट शिवचरण चौधरी, एडवोकेट राहुल आचार्य मौजूद रहे। इसके साथ ही न्यायालय में विचाराधीन मामलों से संबंधित पक्षवार गोपीलाल, पांचूलाल, रामदेव माली, तेजपाल आचार्य सहित अन्य पक्षकार मौजूद रहे, जिनके मध्य विचाराधीन मुकदमों में राजीनामा करवाने का प्रयास किया गया। सदस्य जोशी ने बताया कि 2 मुकदमों में राजीनामा करने की संभावनाएं बनी है, जिसके संबंध में पक्षकारों के मध्य वार्ता चल रही है, जिसका परिणाम 13 मई शनिवार को आने वाली लोक अदालत में देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि केवल एक मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय के पास किसी मामले की आगे की जांच का आदेश देने की शक्ति है, न कि किसी जांच एजेंसी के पास। जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने दोहराया कि समकालीन एक्सपोसिटो का सिद्धांत, जो कि उन मामलों की व्याख्या है जिन्हें लंबे समय से समझा और लागू किया गया है, कानून की इस व्याख्या का समर्थन करता है। विचाराधीन मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत आरोपित एक अभियुक्त शामिल है। अपीलकर्ता ने दावा किया कि उचित प्रक्रिया के उल्लंघन में आगे की जांच का आदेश दिया गया था और उच्च न्यायालय ने कार्यवाही को रद्द नहीं कर गलती की थी। राज्य ने तर्क दिया कि जिला पुलिस प्रमुख के आदेश के अनुसार ही आगे की जांच की गई थी। अदालत ने आगे की जांच के बीच अंतर किया, जो ताज़ा सामग्री की खोज के आधार पर पिछली जांच की निरंतरता है, और ताज़ा जांच, जो केवल अदालत द्वारा आदेश दिए जाने पर ही हो सकती है। अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने आगे की जांच की अनुमति नहीं दी थी और दूसरी अंतिम रिपोर्ट बिना आधार के थी। इसके अलावा ये दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी गई थी कि अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व झूठा था या वित्तीय लेनदेन का कोई सबूत था। नतीजतन अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को और रद्द कर दिया।